नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पुस्तक हमारे लिए संकलित है वह है ऐतिहासिक महाकाव्य विक्रमांक देव चरितम, जो महाकवि बिल्हण के द्वारा प्रणीतम है और ये 18 सर्गों में निबद्ध है। एमए उत्तरार्ध के लिए सिर्फ प्रथम सर्ग ही परीक्षा उपयोगी है, अतः हमें सिर्फ प्रथम सर्ग का ही अध्ययन परीक्षा उपयोगी है इसलिए करना है। लेकिन इस प्रथम सर्ग को अध्ययन करने से पूर्व हम इस विक्रमांक देव चरितम के रचनाकार महाकवि बिल्हण के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले महाकवि बिल्हण के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हमारे संस्कृत साहित्य में प्राप्त होती है उसके संदर्भ में हम देखते हैं। इनकी जो पहली जो रचना है वह है विक्रमांक देव चरितम, जो हमारे एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र काव्य गद्य और पद्य में भी संकलित है, पढ़ने के लिए निर्देशित है। तो विक्रमांक देव चरितम जो काव्य है वह ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है और ये 18 सर्गों में निबद्ध है, यानी इसकी जो कथा वस्तु है वह 18 सर्गों में निबद्ध है। हमारे एमए के लिए सिर्फ प्रथम सर्ग ही परीक्षा के लिए निर्देशित है। इनकी जो दूसरी रचना है वह है कर्ण सुंदरी नाटिका, जो नाटिका काव्य की दृष्टि में नाटिका के अंतर्गत आती है। इसमें गुजरात के राजा कर्णदेव की एक विद्याधर कन्या के साथ कल्पित प्रणय कथा को गुंफित किया गया है। संभावना यह की जाती है कि इसकी रचना कवि ने अणहिल पट्टन के राजा के आश्रय में रहते हुए की होगी। कालिदास से प्रभावित होते हुए यह रचना कवित्व की दृष्टि से सुंदर बन पड़ी है। दूसरी जो रचना है इनकी कर्ण सुंदरी नाटिका मानी गई है। तीसरी इनकी है चोर पंचाशिका, जो एक गीति काव्य है। यह अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इसमें 50 पद्य और इसका रचयिता चोर कवि को माना गया है। इन्हीं दोनों विशेषताओं के आधार पर इसका नाम चोर पंचाशिका है। कहा जाता है कि बिल्हण का ही अपर नाम चोर या चोर था। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि परवर्ती साहित्य में वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया था। जैसा कि जयदेव जी के द्वारा एक पद्य जो सिद्ध है उसमें जिनका नाम उल्लेखित किया हुआ है कि यशास चोर निसुच कुर निग्रह, इस पद्य से यह प्रतीत होता है कि यह चोर शब्द बिल्हण के उपमा के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता था। अगली जो इनकी रचना है चौथी वह है शिव स्तुति। नाम से विदित है कि यह रचना भगवान शंकर की स्तुति के रूप में लिखी गई है। कवि ने इसकी रचना कब की इसका अभी तक कोई सुनिश्चित प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इनको जो महाकवि बिल्हण को जो उपाधि दी गई है वो विद्यापति की उपाधि प्रदान की गई है। प्रश्न पूछा जाए परीक्षा उपयोगी है कि महाकवि बिल्हण को कौन सी उपाधि दी गई, तो इनको विद्यापति की उपाधि प्रदान की गई। और इनके जो आश्रयदाता जो राजा है वह है चालुक्य वंशी राजा विक्रमादित्य, है ना। जो विक्रमादित्य वो भी षष्ठ हैं। चालुक्य वंशी राजा विक्रमादित्य जो षष्ठ माने गए हैं और इनका जो समय है वो 1076 से 1127 ईस्वी माना गया है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो बिल्हण है इनका समय हम 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध निश्चित होता है। तो आश्रयदाता पूछा जाए तो चालुक्य वंशी राजा विक्रमादित्य षष्ठ इनके आश्रयदाता राजा माने गए हैं और इनका समय 1076 से 1127 ईस्वी के बीच माना गया, यानी 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध निश्चित होता है। इनकी जो रीति है विक्रमादेव चरित्र की वह वेधर्भी है। गुण, प्रसाद और माधुर्य, रस, अंगिरस, वीर है और अंगर रसों में श्रृंगार का भी प्रयोग है। और ये भक्त जो है वो शिव उपासक यानी भगवान शिव के यानी शिव मतावली माने गए हैं। इनके पिता का नाम ज्येष्ठ कलश, पितामह का नाम राज कलश और प्रपितामह मुक्ति कलश, यानी पिताजी ज्येष्ठ कलश है, इनके दादाजी का नाम राज कलश है और दादाजी के जो पिताजी है उनका नाम है मुक्ति कलश है ना। इसीलिए पिता, पितामह और प्रपितामह। माता का नाम नागदेवी अग्रज, यानी इनके बड़े जो भाई है उनका नाम इष्टराज और इनके जो अनुज यानी छोटे भाई है उनका नाम आनंद मिलता है। और ये कश्मीर कवि हैं और इसीलिए इनकी शिक्षा दीक्षा जो कश्मीर में की हुई मानी जाती है। महाकवि बिल्हण का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं हम। संस्कृत कविता कामिनी के चिकुर निकर महाकवि चौर है ना, जिनका भी हमने बताया था उपनाम है चोर या बिल्हण। संस्कृत साहित्य के ऐसे महाकवियों में है
जिनके ऊपर कोई भी साहित्य गर्व कर सकता है। प्रौढ़ वक्रता, पदविन्यास की मनोरमता, अलंकारों का मंजुल सामान्य प्रयोग, अर्थ की चारुता, ध्वनि की भंगिमा तथा रस और भाव की चित्तहारिता आदि काव्य के समस्त आवश्यक उपादानों का जितना सुंदर सामंजस्य इनके काव्यों में उपलब्ध होता है, उतना बहुत ही कम कवियों के काव्यों में मिलता है। संस्कृत में ऐतिहासिक काव्य के प्रवचन में बाण भट्ट के परवर्ती कवियों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। चोर पंचाशिका जैसे लोकप्रिय गीति काव्यों की रचना करके महाकवि बिलन संस्कृत के गीति काव्यों की पंक्तियों में भी अपना शीर्ष स्थान बना चुके हैं। वैदर्भी रीति के सरस सूत्र में अलौकिक भावमणियों का गुंफन इस महाकवि की एक ऐसी अनन्य और सामान्य विशेषता है जिनका दर्शन कालिदास के बाद की कविता में स्वल्प ही होता है। इससे स्पष्ट है कि ऐसे कवि के काव्य के संबंध में कुछ विचार करने से पूर्व उनके व्यक्तित्व और तत्कालीन परिस्थितियों से यत्किंचित परिचित हो जाना आवश्यक है। महाकवि बिल्हण का मुख्य नाम बिल्हणी है। जैसा विक्रमांक देव चरितम के तटस्थ सर्गों की पुष्पिकाओं जैसे में भी ये उल्लेखित होता है और उनका उल्लेख में भी ये मिलता है कि इनका नाम बिल्हणी मुख्यतः उल्लेखित है। इसके साथ ही इनका अपर नाम चोर भी संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है, जिसका संकेत प्रसन्न राघव के रचनाकार जयदेव के यश्य चोर निचुर कुर निकर के उल्लेख से प्राप्त होता है। चोर पंचाशिका के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध बिल्हण का ही संकेत जयदेव ने चोर के रूप में किया है, यह निश्चित है। कवि बिल्हण का यह नाम किसी राजकन्या के साथ उनके गुप्त प्रणय की कल्पित अथवा वास्तविक कथा के आधार पर पड़ा है, जैसा चोर पंचाशिका की चर्चा में मिलता है। स्पष्ट है कवि का मुख्य नाम बिल्हण ही था। चोर या चोर तो उनका नामांतर था, वह भी प्रमाणिक नहीं है। जन्मस्थान। कवि ने विक्रमांकदेव चरितम के अष्टादश सर्ग में अपने जन्मस्थान का जो परिचय दिया है, उसके अनुसार वे तत्कालीन कश्मीर के प्रवरपुर नामक प्रसिद्ध नगर, जो उस समय कश्मीर की राजधानी था, के समीप में स्थित खोनमुश नामक गांव के निवासी थे। इस समय इस गांव को खोनमुह नाम से पुकारा जाता है। वैसे कवि का बिल्हण नाम भी उनके काश्मीरी होने का सूचक है, क्योंकि हमें काश्मीरी अन्य जो कवि है जैसे कल्लण है, जलन है, सलन है जैसे नाम तत्कालीन कई काश्मीरी विद्वानों से मिलते हैं। इनकी शिक्षा, विद्वत्ता और कवित्व को देखते हैं। बिल्हण ने स्वयं में मोचीबंधन संस्कार से वाग देवता का निवास माना गया है। इससे सिद्ध होता है कि वे जन्म से प्रतिभाशाली थे और उन्होंने साधारण विद्यार्थियों के समान विद्या का रटंत अभ्यास नहीं करना पड़ा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा काश्मीर में ही संभवतः उनके पिता और अग्रजों के चरणों में हुई थी। कालांतर में उन्होंने सांगवेद, महाभाष्य और प्राणभूत साहित्य विद्या का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उनके निर्मल प्रज्ञा दर्पण में अनेक समस्त शास्त्र भी सक्रांत हो गए थे। इस प्रकार बिल्हण सभी शास्त्रों के धुरंधर विद्वान थे और अपनी इस विशेषता का परिचय उन्होंने अपने भ्रमण काल में भी अनेक विद्वानों को पराजित करके दिया। बिल्हण कश्मीर की उस भूमि के निवासी थे जिसमें कुमकुम के फूलों के साथ ही कविता का भी विकास दृष्टिगोचर होता था। यह साक्ष्य बिल्हण को अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि अन्य काश्मीरी विद्वानों के समान बिल्हण भी जन्म से ही कवि प्रतिभाशाली थे। उनकी प्रारंभिक रचना इस समय उपलब्ध नहीं है, किंतु अपनी काव्य कला के संबंध में उन्होंने जो थोड़ा संकेत दिया उससे यह प्रतीत होता है कि उनकी कविता का सारे देश की जनता के सभी वर्गों पर पर्याप्त प्रभाव था। यह बात उनके काव्य की निरतिशय विशेषता को उल्लेखित करती है। इसके साथ भी यह भी तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि कश्मीर से ब्रह्मणार्थ प्रस्थान करने से पूर्व भी बिल्हण एक प्रतिभाशाली कवि के रूप में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। इनके वंश तथा पारिवारिक जीवन के संदर्भ में देखें तो बिल्हण का जन्म कौशिक गोत्री ब्राह्मणों के वंश में हुआ था, जिन्हें गोपी आदित्य और तत्पूर्ववर्ती खकेंद्र नामक राजा ने कान्यकुब्ज देश से लाकर कश्मीर में बसाया था। इनके पिता का नाम अभी हमने देखा था, पिताजी का नाम ज्येष्ठ कलश तथा माता का नाम नागदेवी था। बिल्हण के अनुसार इनके ज्येष्ठ कलश ने महाभाष्य की अखिल जनवंदिनी व्याख्या की थी। बिल्हण जी के अग्रज बड़े भाई इष्टराम और छोटे भाई आनंद जी थे। ये दोनों भी अनेक शास्त्रों के विद्वान तथा काव्य कला विनोदी थे। बिल्हण के अन्य किसी प्रारंभिक व्यक्ति का परिचय उनके काव्य से नहीं चलता है।
इस प्रकार से हमने महाकवि बिल्हण के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया है। जो महाकवि बिल्हण के द्वारा रचित जो विक्रमांकदेव चरितम है, जो हमारे चतुर्थ प्रश्न में संकलित है, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें 18 सर्गों में संकलित है। तो इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग ही हमें पढ़ना है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए हमने इसको देखा है। आगे की क्लास में हम इसके बारे में और भी अध्ययन करेंगे।